हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था ना। जैसे क्या देखा था लास्ट वीडियो में हमने? जैसे ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसका ये थीटा एंगल पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आया था वो क्या आया था? दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वो किसके बराबर था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा आया था रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इसमें देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली अब आप देखिए, अगर ये है वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर बी, है ना। जैसे ये है वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर है, बस अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये जैसे आपका वेक्टर ए था, इसी में ठीक अपोजिट ले लिया ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर माइनस। ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर माइनस बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे वो हमारा क्या हो गया? वेक्टर माइनस बी हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपकी पूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी क्या है? पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा एंगल कितना है? 180। तो ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम वही वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का cos थीटा लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab cos थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपना पुराना फॉर्मूला लेके चले, जो रिजल्टेंट वेक्टर था क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा आपका कितना है? 90 डिग्री था, तो आपका ये 0 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या है? 0। तो ये वाला टर्म क्या हो रहा था? गायब हो रहा था, केवल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा था। ठीक, अच्छा थोड़ी सी इक्वेशन चेंज करते हैं, एंगल को हम 90 से ऊपर करते हैं। ठीक है, 2ab और अगर थीटा कितना है? 120 डिग्री है। थीटा कितना है आपका? 120 डिग्री है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। अब जैसे ही आपका एंगल 90 के से ज्यादा आ जाए, अगर आपका थीटा 90 से ज्यादा आ रहा है, तो उसको ऐसी फॉर्म में लिखो, 180 माइनस थीटा वाली फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। ठीक है, अब 90 से ज्यादा एंगल आपका कितना है? 120 है। तो 120 को देखो हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 110 होता है एंगल मान लो, तो क्या लिखते हैं? 180 माइनस 70। अगर एंगल होता 135 मान लो, 135 को क्या लिख लेते? 180 माइनस 45, है ना। ये 110 को, ये 120 को, तो इस तरीके से आप 120 को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस 60। ठीक है, cos 180 माइनस 60। अब हमें पता है cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस 60 को क्या लिखोगे? माइनस cos 60। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है, बस तब होता है ये भी रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है, बस सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तब होता है जब थीटा, जब आपका थीटा क्या होता है आपका मोर देन 90 डिग्री होता है। जब थीटा क्या होता है मोर देन 90 डिग्री होता है, उस केस में हमारा क्या आ जाता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाता है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ओके। अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली भी हम देखते हैं क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं बेसिकली दो या दो से ज्यादा एक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, क्या ऐसे गया, ठीक है। तो ए, ठीक है, ए इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ओ पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो जब ये ऐसे गया तो ये देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला, यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस चला, मतलब इतना ही क्या चला एक्स एक्सिस के अलोंग चला और इतना क्या चला वाई एक्सिस के अलोंग चला। देखो इतना ये यहां तक ये वाई एक्सिस पे चला और यहां तक ये एक्स एक्सिस पे चला। देखो अगर हमें ओ से पॉइंट पी तक पहुंचना है तो एक्स पे पहले इतना जाएंगे फिर वाई के अलोंग इतना जाएंगे, तो पॉइंट पी पे पहुंच गए हम, है ना। तो ये मान लो क्या हो गया पॉइंट ए वाई हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया ए एक्स हो गया, ठीक है। तो a जो है वो क्या हो गया a वेक्टर a इज इक्वल टू ax अलोंग x एक्सिस प्लस क्या ay अलोंग y एक्सिस, ठीक है। हमने पीछे भी देखा है ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम डायरेक्ट सम नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे कि वेक्टर a की वैल्यू मान लो 2 है और वेक्टर b की वैल्यू 3 है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2 प्लस 3 नहीं होगा, ये याद रखना। वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b cos थीटा, ठीक है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा याद रखना। तो ये जो है वेक्टर सम है, ये सिंपल 2 और 3 ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड, उसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब ये देखिए आपका क्या है, जो ये a चला तो उसके लिए ax चला x एक्सिस के अलोंग और ay चला y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अच्छा चलो a की बात होगी। अब सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है v है, उसकी वेलोसिटी क्या है v वेलोसिटी है, तो इसके अलावा कितनी वेलोसिटी सपोज vx और इसके अलावा वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vx अलोंग x एक्सिस, है ना, प्लस vy अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो अब जब भी आपको लिखना पड़ेगा अगर वेलोसिटी तो x के टर्म और y के टर्म दोनों एक्सिस के टर्म्स में अगर लिखनी है तो हम ऐसे करके लिखेंगे, और ये थोड़ा क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है, बार बार आपको मेंशन करना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। जैसे कि आप मन में सोच रहे होंगे यहाँ पे कि अगर ax लिखा है तो हमने अलोंग x एक्सिस क्यों लिखा है, या ay लिखा है तो हमने अलोंग y एक्सिस क्यों लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तो मेंशन किया है इसलिए, अगर मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें दी हुई है सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है,
with 2 meter per second, 2 meter per second along x-axis and ये 3 meter per second along x-axis and 4 meter per second along y-axis। ठीक है, अब ये आपका लिखा हुआ, तो हमें देखो लिखना पड़ा ना 3 meter per second along x-axis, 4 meter per second along y-axis, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v is equal to 3 along x-axis plus 4 along y-axis। ठीक है, 4 along y-axis, ये तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो 3 के साथ x या 4 के साथ y नहीं लगा ना, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो हमें बार बार मेंशन करना पड़ेगा क्या, जैसे कि 3 जो है x-axis के अलॉन्ग चला 3 मीटर पर सेकंड के और 4 मीटर पर सेकंड y-axis के अलॉन्ग चला, तो हमें वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्या 3 along x-axis plus 4 along y-axis। तो अब दोनों अलग अलग एक्सिस पे, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, अब x और y के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम यही छोड़ देंगे क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है जब एंगल 90 डिग्री होगा सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दोगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अगर ऐसे वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली जब ऑब्जेक्ट आपका एक v के अलोंग चल रहा है, तो वो इधर vx चला और इधर vy वेलोसिटी से चला, तो इसका मतलब अगर हम प्रॉपर्ली रिजोल्यूशन देखें तो क्या बोलेंगे, vx क्या है, vx क्या है प्रोजेक्शन ऑफ v along x एक्सिस, v का प्रोजेक्शन along x एक्सिस क्या है vx, और vy क्या है प्रोजेक्शन ऑफ v along y एक्सिस, है ना, v का प्रोजेक्शन along y एक्सिस वो क्या हो गया vy, तो आपकी क्या हो गया vx क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ v along x एक्सिस, और vy क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ v along y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया vx और vy। तो अब देखो along x एक्सिस along y एक्सिस ये ना लिख करके हमने क्या निकाले 3 यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस किए, क्या इंट्रोड्यूस किए 3 यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, कौन कौन से वो भी देखते हैं। एक आपका होता है i, ठीक है, एक होता है j, एक होता है k। देखो तीनों के ऊपर कैप लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ i का जो मैग्नीट्यूड है वो j के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो k के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो कितना है 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो i जो है ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही j क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ऐसे ही k क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ठीक है, i j k, i क्या है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है, j क्या है y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और k क्या है हमारा z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो अब आप देखिए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम कैसे लिखते थे v इज इक्वल टू vx अलोंग x एक्सिस प्लस vy अलोंग y एक्सिस। तो ये ना लिख करके हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू vxi प्लस vy j, क्या लिख सकते हैं vxi प्लस vy j। अब डायरेक्टली i का मतलब ये वो x के अलोंग है और j का मतलब है वो y के अलोंग की वेलोसिटी है। जैसे कि इसमें अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
3i प्लस 2j माइनस k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ax कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन, ay कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और az कितना हो गया माइनस का k मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो i j और k से हमें पता चल गया x के अलॉन्ग एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड है, y के अलॉन्ग j के साथ है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और k के अलॉन्ग मतलब z -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और अगर कोई टर्म नहीं दे रखा है इसका मतलब उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है 0, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है 0। जैसे कि क्या, ये तो हमें पता है i का यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपका एक्सीलरेशन दे रखा है, सपोज आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को अब यहाँ पे हम यहाँ पे वेक्टर r से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने x से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि हम एक ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। मोशन इन अ प्लेन में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको x से r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे, वेक्टर r से। ठीक है, तो अब सपोज आपको दे रखा है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है -3 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस कितना है 0। क्यों, क्योंकि k का तो टर्म ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है 0। ठीक है, तो i और j है तो ये मोशन इन अ प्लेन हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पे साथ में प्लस k लगा दें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो अब ये मोशन इन अ प्लेन नहीं हुआ, तो क्योंकि तीनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब कोई भी दो एक्सिस के अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वो मोशन इन अ प्लेन होगा। अब अगर k मान लो यहाँ पे j नहीं होता, केवल क्या लिखा होता 2i प्लस k, तो y x के अलावा कितना हो गया 2 मीटर, और y के अलावा क्या हो गया 0, और z के अलावा क्या हो गया 1, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 2 मीटर अलोंग x एक्सिस और 1 मीटर अलोंग z एक्सिस। तो ये क्या हो गया x z प्लेन में मूव कर रहा है, y का टर्म नहीं है। आई बात समझ में। उसी तरीके से जो हमारी वेलोसिटी थी हमने ली थी, क्या ली थी, वेलोसिटी जो हमने ली थी x एक्सिस पे कितनी ली थी 3 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस पे कितनी ली थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। ठीक है, 3i प्लस 4j, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। और फाई निकालना है तो tan फाई हमेशा y बाई x, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, tan फाई क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने cos 90 क्यों नहीं लिखा, i और j के बीच में देखो i हमेशा j के परपेंडिकुलर होगा और j हमेशा k के परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों देखो कैसे होता है, ऐसे देख लो आप, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस होता है, x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस, या फिर z एक्सिस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये मार्कर z एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये i है, ये j है और ये k है। अब i और k के बीच में एंगल कितना है देखिए, i और k के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, j और k के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और i और j के बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो तीनों के बीच में आपस में एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अब आप ये मत समझ लेना कि ये एक ही प्लेन में, ये वाला जो एरो है ये एक्चुअली में बाहर को आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया i j और k। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या कुछ भी उसमें एक्सेलरेशन होता है या वेलोसिटी होती है या कुछ भी होता है तो वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, y के अलॉन्ग होगा और z के अलॉन्ग भी हो सकता है।
तो जो i का जो भी आपका कोफिशिएंट होगा वो x का होगा, जो j का जो कोफिशिएंट होगा वो y वाला होगा, और जो भी k का कोफिशिएंट होगा वो z के अलाउंग आपको चीजें बताएगा। मतलब i अगर लगा है किसी के आगे तो वो किस एक्सिस के अलाउंग बता रहा है, x एक्सिस के अलाउंग, और अगर j किसी के अलाउंग साथ में लगा है तो वो किसके अलाउंग बता रहा है, आपका y एक्सिस के अलाउंग। अगर k किसी के आगे लगा हुआ है तो वो किसके अलाउंग बता रहा है, z एक्सिस के अलाउंग बता रहा है। कोई भी चीज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, i, j और k से आप पहचान जाओगे कि वो किस एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।